हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जो कि है अबाउट आवर एंशियंट थीम, राइट। तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री की जो डिफरेंट थीम्स हैं उन्हें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एंड इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग है उसे हम जो है टोटली कंप्लीट कर चुके हैं एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिगार्डिंग दी अर्ली स्टेट्स, राइट। तो ये जो है अर्ली स्टेट्स जो थी उसके बारे में है। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी महाजनपद्स एंड जनपद्स के बारे में। तो ये जो है थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं एंड उसमें हम जो है ये भी देख चुके हैं कि कौन कौन सी जो है 16 महाजनपद्स जो है वो सबसे ज्यादा फेमस होती हैं अमंग दीज जनपद्स एंड उन्हीं महाजनपद्स में से जो है सॉरी एक महाजनपद जो है वो ऐसी थी जो कि एक टोटली जो है जिसे हम एम्पायर बोल सकते हैं वो यहाँ पे बन के उभरती है। तो वो कौन सी थी? इट इज रिलेटेड टू दी मगध, राइट। मगध के बारे में जो है हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मगध जो है एक तरह से एक बड़ी एम्पायर क्यों बनता है, इसके पीछे क्या रीजंस थे, वो भी चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से, वेदर इट इज अ यूपीएससी और वेदर इट इज अ स्टेट पीएससी, उसके मेंस पर्सपेक्टिव से जो है ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसी चैप्टर को ही जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। अर्ली एम्पायर जो थी वही उसके बारे में ही हम यहाँ पे कवर करेंगे, मौर्यन एम्पायर के बारे में ही, राइट। ये मगध जो है यहाँ पे जो है आपको बाद में कौन सी एम्पायर देखने को मिलती है? मौर्यन एम्पायर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे तो उसके बारे में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The early empire. The growth of Magad culminated in the emergence of the Mauryan Empire. तो जो मगध की ग्रोथ यहाँ पे हो रही थी फ्रॉम दी अर्ली ईयर्स, तो ये यहाँ कहाँ पे जाके जो है रुकती है? वो थी मौर्यन एम्पायर पे। क्या बनता है? ये मौर्यन एम्पायर बनती है यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जो है इस एम्पायर को यहाँ पे फाउंड किया था, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे इस एम्पायर को आगे आगे जो है वो बढ़ाते जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, ऊपर की बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो वहां पे अफगानिस्तान बलूचिस्तान हो गया, राइट। वहां तक जो है अपनी एम्पायर को जो है ये एक तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। तो उसके बाद में इनके ग्रैंडसन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंडसन थे अशोका, राइट। वो जो है एक तरह से जो मोस्ट फेमस रूलर थे अर्ली इंडिया के, वो फिर कलिंगा को, यहाँ पे जो प्रेजेंट डे कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, उसे भी जो है वो कंकर कर लेते हैं, राइट। तो लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज में ही थी, right, while those in the northwest of the subcontinent were in the Aramic and the Greek language. तो नॉर्थ वेस्ट की बात करें वहां पे अरेमिक एंड ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया गया था अशोकन इंस्क्रिप्शंस में एंड मोस्टली जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी। सो मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये जो प्राकृत लैंग्वेज में स्क्रिप्ट कौन सी यूज की गई थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे यूज की गई थी। हाउएवर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे अरेमिक एंड ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया गया था, वहां पे खरोस्ती स्क्रिप्ट थी। ओके, सो फाइंडिंग आउट अबाउट दी मौर्यास। तो मौर्यास के बारे में हमें पता कहां से चलता है? सोर्सेस की यहाँ पे जो है बात की जा रही है। So the historians have used a variety of sources to reconstruct the history of Mauryan Empire. तो जैसे कि archaeological finds हो गए and especially sculptures हो गए, वो काफी ज्यादा मिले हैं that belongs to this empire. तो उससे हमें जो है काफी सारी information मिलती है। उसके अलावा कुछ contemporary works भी थे। contemporary works कौन से होते हैं? जब ये empire थी यहाँ पे चल रही थी उसी समय में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस एम्पायर के बारे में जो है देखा था, वहां पे इनके कोर्ट्स में गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में वो वहां पे गए थे। तो उसी समय में जो है ना उन लोगों ने यहाँ पे इस एम्पायर के बारे में लिखा था, इतनी वास्ट एम्पायर थी ये। जैसे कि हो गया एक मेगास्थीन पर्सन थे जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो ये ग्रीस से जो है यहाँ पे आए थे एज ए एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो उन्होंने जो है वहां पे सारी चीजें जो भी देखी थी उसे जो है उसका एक अकाउंट जो है उन्होंने यहाँ पे लिख लिया था। सो विच सर्वाइव्स इन द फ्रेगमेंट्स। तो प्रॉपरली तो अवेलेबल नहीं है ये जो मेगास्थीन्स का अकाउंट है, बट फिर भी जो है ये फ्रेगमेंट्स में सर्वाइव है।
तो अनदर सोर्स जो है दैट इज ऑफन यूज्ड इज द अर्थशास्त्र। तो एक और सोर्स है वो है अर्थशास्त्र, जिसे किसने लिखा था, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर ही थे। सो बिसाइड्स, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है, एक सोर्स बनती है चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में जानने के लिए। तो मौर्यस के बारे में यहाँ पे जो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैन टेक्स्ट थे या फिर पौराणिक लिटरेचर थे, तो एज वेल एज इन द संस्कृत लिटरेरी वर्क्स के बारे में भी जो है इन सारे तरह से वर्क्स में जो है ना मौर्यस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो वो भी हमारे लिए एक सोर्स बनते हैं। वाइल दीज आर यूजफुल, ये तो काफी यूजफुल थे ये सारे जो टेक्स्ट लिखे गए थे। इसके अलावा अशोका ने जो है काफी सारी बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो यहाँ पे रॉक्स के ऊपर या फिर पिलर्स के ऊपर जो है एडिक्ट करवाई थी। एंड ये जो है एक तरह से दीज आर अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज, तो ये भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अशोका जो थे वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए, राइट, एंड अपने ऑफिशियल्स तक पहुंचाने के लिए स्टोन की सरफेसेस के ऊपर ही लिखवा दिया था। ओके, तो वो हमारे लिए एक काफी अच्छा सोर्स बनते हैं। सो वो बोलते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शंस मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना इन स्टोन्स के ऊपर, वो जो है इसे एक तरह से धम्मा माना जाए। धम्मा जो है मीन जो रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक पर्सन को फॉलो करने चाहिए। ये एक तरह से बोलते थे कि आपको ये फॉलो करने चाहिए, तो जबरदस्ती थोपते नहीं थे। धम्मा बोलते हैं ये कि हर एक पर्सन को एक राइट कंडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उससे ये धम्मा बोलते थे। तो वो सारे एक तरह से जो मैसेजेस होते हैं रूलर के अपनी प्रजा के लिए, अपने ऑफिशियल्स के लिए, उसे जो है इन रॉक्स के ऊपर वो एडिक्ट करवा देते थे, इसे वो धम्मा बोलते थे। तो इसमें जैसे कि एल्डर्स की एक तरह से रिस्पेक्ट करना, एंड ब्राह्मण्स की तरफ जो है जेनरसिटी रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना, एंड इस वर्ल्डली लाइफ को जो है थोड़ा सा एक तरह से रिनाउंस कर देना, कुछ नहीं रखा है इसमें। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को काफी काइंडली ट्रीट करना, एंड रिलीजन एंड जो ट्रेडिशन होते हैं ना दूसरे लोगों के, ऐसा नहीं कि अपने रिलीजन की एंड अपने ट्रेडिशंस की ही जो है रिस्पेक्ट करनी, जो दूसरे पर्सन होते हैं उनके रिलीजन्स एंड उनकी ट्रेडिशंस की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे धम्मास थे, ये कुछ मैसेजेस थे यहाँ पे बाय द अशोका, एंड इसे जो है उन्होंने कहाँ पे लिखवा दिया था, स्टोन्स के ऊपर लिखवा दिया था। ओके, तो ये भी हमारे लिए एक काफी ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन बनती है। तो फिर एम्पायर को जो है ये किस तरह से चलाते थे, एम्पायर का प्रशासन ये किस तरह से चलाते थे, तो पूरी एम्पायर को इन्होंने 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड कर रखा था। एक तो इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, एंड उसके अलावा कुछ प्रोविंशियल सेंटर थे, तक्षशिला हो गया, उज्जैनी, तुसाली एंड दी सुवर्णनगरी, राइट। ये सारे जो है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में इन्हें जो है मेंशन किया गया है। सो इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, अगर हम इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस के कंटेंट को एग्जामिन करें तो हमें जो है ये पता चलेगा दैट द सेम मैसेज इनग्रेव्ड एवरीवेयर, हर एक जगह पे जितने भी यहाँ पे इनकी इंस्क्रिप्शंस थी, चाहे वो किसी भी साइट पे लोकेटेड हो, वहां पे सेम मैसेज को जो है इनग्रेव करवाया गया था। So could this vast empire have had a uniform administrative system? तो अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अराइज होता है कि इतनी बड़ी एम्पायर थी जो कि एक तरह से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान भी आता है, उसके अलावा वहाँ से आंध्र प्रदेश तक एंड उड़ीसा एंड उत्तराखंड तक जो है ये फैली हुई थी। तो इतनी बड़ी एम्पायर का जो है एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो सकता है क्या? तो हिस्टोरियंस जो है ना उन्होंने ये रियलाइज किया कि ऐसा अनलाइकली है कि पूरी बड़ी एम्पायर का एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक एरिया का जो वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जो चीजें होती है वो डिफरेंट होती हैं, तो उन्हें डिफरेंटली यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है। So the regions included within the empire were just too diverse, right? तो रीजन जो यहाँ पे इस एम्पायर में थे वो टोटली डाइवर्स थे, हर एक की कंडीशन जो थी वो डिफरेंट थी। तो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें जो है सेम रूल होंगे, उसे उसी रूल्स के थ्रू जो है नहीं एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। तो जैसे कि हिली टेरेन जो होते हैं अफगानिस्तान के एंड जो कोस्ट है उड़ीसा का, तो यहाँ पे तो लाइफ ही डिफरेंट है, तो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे नहीं हो सकता है।
So these centers were carefully chosen, and both Takshila and Ujjaina being situated on the important long distance trade route, while the Suvarnagiri was possibly important for tapping the gold mine of the Karnataka. तो ये क्या करते थे कि कौन कौन से एरियाज को, कौन कौन से सेंटर्स को उन्होंने अपने एम्पायर में इंक्लूड किया था, उन्हीं सेंटर्स को अपने एम्पायर में इंक्लूड किया था जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया। तो ये जो है ना ट्रेड राउट, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड राउट जो है वो ये प्रोवाइड करवाते थे। उसके अलावा सुवर्णगिरी हो गई, जो कि गोल्डन माउंटेन भी जिसे बोला जाता है, यहाँ पे गोल्ड माइंस थी कर्नाटक की, तो उस सेंटर को जो है इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसकी इंपॉर्टेंस थी उन्हीं सेंटर को अपने इन्होंने कंट्रोल में किया हुआ था। इस तरह से इन्होंने एडमिनिस्टर किया था। अब लैंड एंड जो रिवर राउट्स होते हैं वहां पे जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द वाइटल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एम्पायर। तो क्या था यहाँ पे, जर्नीज जो थी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस, कि एक सेंटर से किसी दूसरे प्रोविंस में जाना, राइट, उस समय में, क्योंकि ना कोई उस समय में मोटर गाड़ी हुआ करती थी, ना कार्स हुआ करती थी, ना कोई प्लेन हुआ करता था, तो ये या तो पैदल चलते थे या फिर जो है बुलोक कार्ट्स होते उसके थ्रू ये चला करते थे। तो फिर काफी महीने जो है वो लग जाते थे उस समय में किसी सेंटर से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए। तो फिर इस सारे रास्ते को प्रोटेक्ट करना, जो पर्सन यहाँ पे जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो उस रास्ते को जो है अच्छे से प्रोटेक्ट करना जो है ना, वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय में। तो क्या होता था, इट इज ऑब्वियस दैट आर्मी वाज एन इम्पॉर्टेंट मीन फॉर इंश्योरिंग द लेटर। तो उसके साथ, उस पर्सन के साथ जो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होता था ना, उसके साथ आर्मी यहाँ पे रखी होती थी। तो मैगजीन्स बोलते हैं डैट कि अ कमेटी विद 6 सब कमेटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे रखी हुई थी। इन्होंने मैगजीन्स के सोर्स के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि एक कमेटी थी, उस कमेटी के आगे 6 सब कमेटीज थी मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। पहला तो क्या था, एक नेवी को, एक कमेटी जो है वो नेवी को कोऑर्डिनेट करती थी। सेकंड कमेटी जो थी वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को देखती थी। थर्ड कमेटी फूड सोल्जर्स को देखती थी। फोर्थ जो है वो हॉर्सेस को देखती थी। फिफ्थ जो है वो चैरियट्स को देखती थी एंड सिक्स जो है वो एलिफेंट्स को देखती थी। जो सेकंड कमेटी का जो काम था वो थोड़ा सा ज्यादा वेरिड था, क्योंकि बुलो कार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे अरेंज करवाने, इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए, सोल्जर्स के लिए फूड को प्रोक्योर करना, एनिमल्स के लिए फोडर को प्रोक्योर करना, एंड सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स जो होते हैं उन्हें रिक्रूट करना टू लुक आफ्टर दी सोल्जर्स, राइट। तो ये काम उसका था यहाँ पे सेकंड कमेटी का। तो इसके काम जो थे वो थोड़े से वेरी करते थे। सो अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर। तो अपने एम्पायर को जो है एक तरह से इकट्ठा रखने के लिए वो जो है धर्मा को भी प्रोपेगेट करती थी, कि सो डैट कि जितने भी प्रजा के लोग हैं ना, वहां पे प्रजा है इनकी, वो इन रूल्स को फॉलो करे एंड उन्हें जो है ना एक तरह से एक दूसरे के साथ बांध के रखा जा सके। तो वो धर्मा को ज्यादा प्रोपेगेट करते थे अपनी पूरी एम्पायर को जो है एक तरह से होल्ड करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल्स थे जो कि आपने पहले पढ़े हैं। एंड फिर इन धम्मास को प्रोपेगेट करने के लिए उन्होंने जो है धम्मा महामात्मा जो होते हैं ना, ये जो स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं धम्मा महामत, वो यहाँ पे रखे हुए थे, ओके, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द धम्मा, राइट। ये अशोकन जो है एक तरह से एम्पायर है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ये आप देख सकते हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कंधार एरिया हो गया, यहाँ पे ये तक्षशिला हो गया। तो ये सारा एरिया जो है ना यहाँ पे एक तरह से ये इनके कंट्रोल में था। फिर ये वाला एरिया हो गया, ये सारा यहाँ पे जो है नॉर्दर्न इंडिया तक जो रेड में है ना, वो सारा यहाँ पे इनके कंट्रोल में था। तो ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगल वाली, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स है, यहाँ पे बड़े बड़े रॉक एडिक्ट्स हमें यहाँ पे मिले हैं। उसके अलावा जो कि यहाँ पे स्क्वायर में है, पर्पल स्क्वायर में, ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं दैट बिलोंग्स टू द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। एंड ये जो सर्कल में है, ब्लू वाले सर्कल में, राइट, ये जो है पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, राइट। तो ये साइट्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी में आपका अगर जो एक तरह से बात करें कि आपने हिस्ट्री रखी हुई है, राइट, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, तो उसके लिए ये वाली जो मैप्स हैं, ये वाली जो बुक है वो बहुत और भी ज्यादा जो है हेल्पफुल है। हाउएवर प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो यूपीएससी मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपने ऑप्शनल रखा है तो ये साइट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द एम्पायर। अब ये जो एम्पायर थी इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी हमारी हिस्ट्री में।
So when historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the modern empire was regarded as a major landmark. तो जब यहाँ पे historians जो थे ना reconstruct कर रहे थे हमारे Indian history को, तो modern empire का emergence जो है वो एक major landmark था हमारे लिए. उस समय में इंडिया जो है वो कॉलोनियल रूल के अंडर था एंड वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था. एंड 19th एंड 20th सेंचुरी जो है ऑफ द इंडियन हिस्ट्री फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देयर वाज एन एम्पायर इन द अर्ली इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड द एक्साइटिंग. तो एक काफी ज्यादा जो है ना गर्व वाली बात थी इंडियंस के लिए कि हमारे इंडिया में भी एक ऐसी एम्पायर थी जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी एंड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी. So also some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculpture हो गए, right, and were considered to be the example of the spectacular art typical of the empire. तो जो हमें archaeological finds वहाँ पे मिले हैं, जो stone sculptures मिले हैं ना, वो एक तरह से जो है काफी ज़्यादा spectacular है, देखने वाली चीज़ थी हमारे लिए, गर्व वाली बात थी. And many of these historians found a message on the Ashokan inscriptions. तो Ashokan inscriptions के ऊपर जो messages यहाँ पे मिले थे, right, जो suggest करते थे that Ashoka was more powerful and industrious and also more humble than the later ruler who adopted the grandiose titles, right. तो ये भी एक गर्व वाली बात थी कि अशोका एक ऐसे रूलर थे जो कि ज्यादा हम्बल थे बाकी रूलर से. सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट जो नेशनलिस्ट लीडर थे ना उस समय में इन द 20th सेंचुरी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो वो जो है ना अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर के तौर पे देखते थे. सो येट हाउ इम्पोर्टेंट वाज द मॉडर्न एम्पायर. तो फिर भी अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो अराउंड 150 ईयर्स तक जो है ये जो एम्पायर है वो कंटिन्यू रही है. बट हाउएवर हम बोल सकते हैं विच इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि हमारी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है. सो बिसाइड इफ यू लुक एट द मैप 2, आपने जो मैप 2 देखा है, यू विल नोटिस दैट द एम्पायर डिड नॉट इनकम्पास द इंटायर सब कॉन्टिनेंट. पूरा सब कॉन्टिनेंट तो इसके अंडर नहीं था, हाउएवर काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है इसके अंडर था हमारे सब कॉन्टिनेंट का, बट इंटायर सब कॉन्टिनेंट इसके अंडर नहीं था. एंड इवन जो फ्रंटियर्स थे एम्पायर के वो भी यूनिफॉर्म नहीं थे, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया था. वो भी आपको पता है क्यों किया था, ये उस सेंटर की इंपॉर्टेंस देखते थे. जैसे कि साउथ इंडिया में गोल्ड ज़्यादा है, तो डेट इज़ वाई जो है उस एरिया को जो है ये अपने कंट्रोल में कर लेते थे जहाँ से इन्हें कोई बेनिफिट मिलता था. सो बाय द 2nd सेंचुरी BCE फिर उसके बाद में जो है ये वहाँ पे नए चीफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, नए किंगडम्स जो है वो यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं. फिर धीरे धीरे मॉडर्न एम्पायर जो है वो भी डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाती है बाय द 2nd सेंचुरी BCE. ओके, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.